गुड मॉर्निंग क्लास। तो वेलकम बैक टू वन मोर इंटरैक्टिव सेशन। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था, क्या नाम था उसका? जैव प्रक्रम। उसका हम लोग चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चौथा तंत्र पढ़ाऊंगी मैं आपको। उसका नाम क्या है? अच्छा, तो इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने कितने तंत्र पढ़ लिए थे? 3 तंत्र। उनके नाम कौन बताएगा? किसको याद है नाम? बोलो। मानव पाचन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र एवं मानव परिसंचरण। हाँ, मानव में परिसंचरण मतलब परिसंचरण तंत्र या वहन तंत्र। तो 3 तंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया था। कौन कौन सा? पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा वहन तंत्र भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 तंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम चौथा तंत्र पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले भागों में पढ़ा था कि मानव पाचन तंत्र में किस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है वो पचने के बाद हमारी कोशिकाओं में जाता है। श्वसन तंत्र में पढ़ा था कि ऑक्सीजन कैसे जाता है कोशिकाओं में, ठीक है, और उसके बाद में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर हमें कैसे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है या ऑक्सीजन को हमारे शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य कैसे होता है, ये हमने वहन तंत्र में पढ़ लिया था। और कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से वापस फुफ्फुस में लाया जाता था, ये भी हमने कहाँ पे पढ़ा है? वहन तंत्र में या मानव परिसंचरण में। अब हमारे शरीर में ये जो सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया हुई, उसके बाद में सारे जो पोषक तत्व थे उनका अवशोषण हुआ। अवशोषण होने के बाद में ऊर्जा बनने की प्रक्रिया हुई। ऐसे कई प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती हैं। उन प्रक्रियाओं के कारण हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। उसमें से एक अपशिष्ट पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से श्वसन तंत्र और वहन तंत्र दोनों सम्मिलित रूप से काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए एक अपशिष्ट पदार्थ था, वो हमारे शरीर से बाहर निकल चुका है, ये मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जो अभी भी रक्त में मौजूद हैं, जो रक्त में जैसे कोशिकाओं द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो वापस रक्त में छोड़ दिए जाते हैं। तो अब रक्त द्वारा या रक्त से उन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर भी निकालना होगा, ठीक है। तो रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को किस प्रकार बाहर निकाला जाता है हमारे शरीर से, उसके बारे में हम इस तंत्र में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो अब मानव उत्सर्जन तंत्र के देख लेते हैं हम लोग। मानव उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र को मानव आंतरिक प्रणाली के मुख्य भागों में से एक माना गया है। तो जितनी भी प्रणालियां हैं हमारे शरीर में, मानव के शरीर के अंदर जितनी प्रणालियां हैं, उसमें से एक मुख्य उत्सर्जन तंत्र भी है। शरीर से सभी अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में ये तंत्र क्या करता है? हमारी मदद करता है। तो हमारे शरीर में और कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनते होंगे? किसी को कोई आइडिया है? कौन कौन से बनते हैं? पसीना, यूरिया और यूरिक अम्ल। वेरी गुड। तो हमारे शरीर में क्या क्या निकलता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में? पसीना, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो हमारे शरीर में जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो है यूरिया और यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में कुछ और भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा का जो लवण होता है, जो अतिरिक्त लवण होता है, और भी कुछ ऐसे वर्ज्य पदार्थ होते हैं जो पसीने के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो यूरिया और यूरिक अम्ल होता है, ये जो हमारे मानव के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है उसके द्वारा निकलता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र और क्या करता है। उत्सर्जन तंत्र का ये परिभाषा है, ठीक है। क्या परिभाषा उत्सर्जन तंत्र की? वह जैव प्रक्रम
ये ऐसा तंत्र है जिसमें यह हम लोग जय प्रक्रम जैसे पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक प्रक्रम है, ठीक है। उस प्रक्रम का ये उत्सर्जन तंत्र एक भाग है। तो ये वो जय प्रक्रम है जिसमें हमारे अंदर के हानिकारक उपापचयी वज्य पदार्थ, इसका क्या मतलब होता है? उपापचयी वज्य पदार्थ का क्या मतलब है? मैंने जैसे पहले ही बताया, हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं सतत रूप से चलती रहती हैं, ठीक है, चलती रहती हैं। तो उन प्रक्रियाओं में कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। तो जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं हमारे शरीर के अंदर, जब पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हो जाते हैं, उसके बाद जो प्रक्रियाएं चलती हैं हमारे शरीर के अंदर, उन सारी प्रक्रियाओं को उपापचयी प्रक्रियाएं बोलते हैं। और उन्हीं उपापचयी प्रक्रियाओं की वजह से कुछ हानिकारक वर्ज्य पदार्थ जो है वो हमारे शरीर में निर्माण होता है, उनका हमारे शरीर में सतत बनते रहते हैं। अगर हमारे शरीर में सतत बनते रहते हैं ऐसे वज्य हानिकारक पदार्थ, तो उनको निकालना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो देखते हैं उनको निकालते हैं किस प्रकार से। ये है हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र में किन भागों का समावेश होता है वो देखते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले आपको ये दिख रहा है ब्राउन कलर का, एक्चुअल में ये रेडिश कलर का होता है, लाल कलर का होता है, रेडिश ब्राउन और रेड कलर दोनों मिक्स करके होता है ये। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ना दो, ये कौन से शेप का, कौन से आकार का है? कौन से आकार का होता है? सेम के जो बीज होते हैं ना, सेम के जो बीज, उनको बीन्स बोलते हैं, तो उस आकार का होता है। सेम सबने देखा होगा ना, एक सब्जी है, उसके जो बीज होते हैं ना, उस आकार का होता है ये वृक्क। क्या है ये? वृक्क। और इसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी। दूसरा है, ये आपको पाइप जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये जो पाइप जैसी संरचना है ये है मूत्रवाहिनी। क्या है? मूत्रवाहिनी। उसके बाद में आपको ये एक संरचना दिख रही है थैली जैसी, थैले के आकार की, जैसे पॉलीथीन बैग होता है या मटके के आकार की, कोई भी आकार आप इसको ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मूत्राशय। आखिरी में आता है ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है, ये है मूत्र मार्ग। तो अब जबकि आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है, तो इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर कैसे निकलते हैं और किसके द्वारा निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पे मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग का समावेश हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि मूत्र का निर्माण क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो किसी को कुछ आइडिया है कि मूत्र का निर्माण होता कैसे होगा? क्या सोचते थे आप? पानी पीते हैं और वो कहाँ जाता है? पेट में जाता है, फिर वो मूत्र बन के बाहर आता है, ठीक है, यही सोचते थे हम। लेकिन मूत्र बनने की प्रक्रिया इतनी साधारण नहीं है। पेट में जाने के बाद तुरंत पानी का निर्माण या पानी का बदलाव मूत्र में बिल्कुल नहीं होता है। ये एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है, ये इतने आसानी से नहीं बनता है। और मूत्र निर्माण होने का हमारे शरीर में एक वजह है जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे रुधिर में या हमारे रक्त में जो हानिकारक वज्य पदार्थ कौन से होते हैं? जो हमारे काम के नहीं है, उसी को अपशिष्ट पदार्थ भी बोलते हैं। उसको बाहर निकालने के लिए मूत्र का निर्माण होता है। तो हम पढ़ेंगे कि मूत्र का निर्माण होता कैसे। उसके पहले ये जो अंग दिए हैं इनके कार्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है, वो कैसे होती है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग सबसे पहले क्या है? गुर्दे, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वृक्क। क्या बोलते हैं? वृक्क। तो ये जो गुर्दे होते हैं हमने पहले ही पढ़ा, कौन से आकार के होते हैं? सेम के आकार के होते हैं। और ये जो हमारा पेट होता है
उसके थोड़ा पीछे के साइड में स्थित होते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ होते हैं। और ये रक्त को छानकर जो मेन काम होता है वो वृक्क यानी कि गुर्दे या किडनी का होता है, जो रक्त को छानते हैं। जैसे हम लोग चाय को छानते हैं, चाय पत्ती छन्नी में रह जाती है, बिल्कुल वैसे ही जो हमारे गुर्दे होते हैं यानी कि किडनीज होती है, वो क्या करती हैं, हमारे रक्त को छानती है। अब छानने के बाद तो जैसे तुम्हें पता ही है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको वो बाहर कर देगी और जो काम की चीजें है वो हमारे शरीर के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गुर्दे को गुर्दा जो काम करता है उसको बोलते हैं निस्यंदन का कार्य। कौन सा कार्य? निस्यंदन मतलब छानना, छानने का काम करना। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको छान कर बाहर निकाल देते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है, जो अतिरिक्त पानी होता है हमारे शरीर में, जो हम पानी पीते रहते हैं, उसी के अंदर दरअसल ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये घुल जाते हैं। तो अतिरिक्त पानी के साथ साथ जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको भी क्या करता है, ये छान के बाहर कर देता है। कौन? गुर्दे या वृक्क। दूसरा है मूत्रवाहिनी, आपको बताया था कैसा दिखता है, वो एक नली के आकार का होता है, ठीक है। और ये होता क्या है एक्चुअल में, ये क्या करता है, जो गुर्दा होता है और मूत्राशय होता है उन दोनों को क्या करता है, जोड़ देता है। देखो ये हमारे गुर्दे हैं, ठीक है, और ये मूत्राशय, इनको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, मूत्र वाहिनी या मूत्र नली भी बोलते हैं, क्योंकि ये उनका वहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। वृक्क से कहाँ ले जाता है, मूत्राशय में, इसीलिए इसको मूत्रवाहिनी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा आता है, मूत्राशय, है ना। पहले वृक्क आ गया मतलब किडनी, उसके बाद क्या आ गए, मूत्राशय। अब मूत्राशय है क्या, अब अगर मूत्र का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे तुरंत के तुरंत तो बाहर नहीं आ सकता, है ना। हम क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम टॉयलेट के लिए बार बार जा रहे होते या फिर टॉयलेट में ही बैठे रहते, है ना। पर ऐसा नहीं होता है। जब मूत्र का निर्माण हो रहा है और नली भी है जो गुर्दे से जुड़ी हुई है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं संग्रहित हो रहा होगा, कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा। तो मूत्र को स्टोर करने का या संग्रहण करने का कार्य कौन करता है, मूत्राशय करता है, ठीक है। मूत्राशय आपने देखा था यहाँ पे, ये है मूत्राशय। इसके अंदर क्या होता है, मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है। अब मूत्र के इकट्ठा होने के बाद उसको बाहर हमारे शरीर से निष्कासित भी करना होगा। तो जिस मार्ग से हम अपने शरीर से मूत्र को बाहर निकालते हैं या निष्कासित करते हैं उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, ठीक है। तो वापस से हम अपने चित्र पर आ जाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि मूत्र का निर्माण होता किस प्रकार है, ठीक है। इसके लिए हमें एक और चित्र है जिसके बारे में थोड़ा देखना होगा ताकि आपको याद रहे कि मूत्र का निर्माण हो किस प्रकार से रहा है, कहां से हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपकी किडनी है, वृक्क है, ठीक है, इसके अंदर, इस वृक्क के अंदर, ठीक है, लाखों की संख्या में होते हैं कुछ संरचनाएं, ठीक है। लाखों की संख्या में कुछ संरचनाएं होती हैं और उन संरचनाओं को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं, ठीक है। और वृक्काणु दिखता कैसे है, इस प्रकार दिखता है, ठीक है। ये जो वृक्काणु है ये गुर्दे के अंदर मतलब वृक्क के अंदर लाखों की संख्या में उपस्थित होते हैं। जैसे एक छन्नी में जाली होती है बहुत सारी, है ना, बिल्कुल उसी प्रकार, बिल्कुल केश के आकार के, केश इतनी पतली जो हमारे बाल होते हैं उतने आकार के, ये उस तरीके से ये वृक्क के अंदर एकदम एक दूसरे से टाइटली पैक, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए, बिल्कुल पास पास चिपके हुए से रहते हैं, ठीक है। सोचो एक वृक्क जो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, उसमें लाखों की संख्या में ये वृक्काणु उपस्थित होते हैं,
ठीक है, तो वृक्काणुओं का क्या कार्य है पहले हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वृक्क में किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है। ये आपको वृक्क नजर आ रहा है, ठीक है। वृक्क के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, वृक्काणु। लाखों की संख्या में क्या होते हैं, वृक्काणु होते हैं। अब ये जो वृक्काणु है, ठीक है, ये करते क्या है, और सबसे पहले मूत्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू कहां से होती है, वो शुरू होती है यहां से। ये आपको दिख रहा है लाल कलर की पाइप, ये पता है क्या है, महाधमनी। पता है क्या है ये, महाधमनी है। और ये क्या है, महाशिरा। ये हमने पिछले भाग में पढ़ा था, राइट, कि महाशिरा कैसा होता है, ठीक है। महाशिरा कैसा होता है, उसका कार्य क्या होते हैं, महाधमनी क्या होता है, ये सब हमने पिछले भाग में पढ़ लिया था। सबको पता है कि जो महाधमनी होती है वो हृदय से ऑक्सीजन वाला रक्त पूरे शरीर में पहुंचाती है। तो पूरे शरीर में पहुंचाती है, उसी प्रकार जो महाधमनी है ना, वो ऑक्सीजन वाला रक्त जिसके अंदर पहले से ऑक्सीजन होता है, उस रक्त को, क्योंकि वो पहले फुस में गया था वो रक्त, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपशिष्ट पदार्थ था उसको निकाल दिया और ऑक्सीजन को ले लिया। लेकिन जो यूरिया, यूरिक अम्ल और बाकी के अपशिष्ट पदार्थ है वो अभी रक्त से नहीं निकले, ठीक है। तो उसको छानने के लिए, रक्त को छानने के लिए, उसके अंदर से अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने के लिए जो महाधमनी है वो रक्त को कहां तक लेकर आती है, हमारे किडनी अर्थात गुर्दे तक। गुर्दे तक रक्त को महाधमनी लेकर आती है। अब रक्त जो है ये प्रवेश करता है कहां पर, हमारे किडनी में। किडनी के अंदर ही मैंने आपको जैसे बताया था कि जो किडनी होता है, किडनी के अंदर ही बहुत सारे क्या होते हैं, वृक्काणु होते हैं, बहुत सारी मात्रा में, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये रक्त जो है ये कहां जाता है, ये जाता है वृक्काणु के अंदर। कहां जाता है, वृक्काणुओं के अंदर। अब ये जो हमारा वृक्क है या वृक्काणु है, उसके आसपास जिस प्रकार मैंने बताया था हमारी छोटी आंत में रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, उसी प्रकार जो वृक्काणु होते हैं उसमें, वृक्काणुओं के अंदर, उसके आसपास रक्त वाहिकाओं का जाल होता है। रक्त वाहिकाएं जो सबसे पतली होती है, केशिकाएं, उनका क्या होता है, जाल होता है। तो अब हम आके देखते हैं वृक्काणु में, कि अब वृक्काणुओं पे आ जाते हैं। वृक्काणु में होता क्या है, क्या होता है वृक्काणु में, इनके भाग नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है वृक्क धमनी की शाखा, जो महाधमनी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वृक्क धमनी। वृक्क धमनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वृक्क से जुड़ा हुआ है। ये धमनी किससे जुड़ी हुई है, वृक्क से, इसीलिए उसको हम कौन सी धमनी बोलते हैं, वृक्क धमनी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये धमनियां, और ये कौन सी धमनी है, वृक्क धमनी, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे हो वृक्क धमनी किससे जुड़ी हुई है। ये जो वृक्काणु है, ये पूरा जो वृक्काणु है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको जो रेड कलर का दिख रहा है, लाल कलर का है ना, ये धमनी से जुड़ी हुई जो केशिकाएं होती हैं उनका जाल है। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये महाशिरा से जुड़ी हुई जो केशिकाएं होती हैं उनका जाल है। अब इनका क्या कार्य है यहाँ पे, ये है क्यों इसके आसपास। जैसे मैंने बताया था हमारी छोटी आंत में ये रहते हैं, तो ये कौन सा कार्य करते हैं, अवशोषण का कार्य। किसका कार्य करते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी ये वही कार्य करेंगे, ये कुछ ना कुछ अवशोषित करेंगे। तो देखते हैं कि ये अवशोषित क्या करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है ना, ये ऐसे इस तरीके से, ये ऐसा पूरा यहां से ये ऐसे जाते हुए ऐसे पूरा यहां आ जाता है, ठीक है। अब आप अगर ब्लू लाइन को अगर आप फॉलो करोगे, आप देखोगे तो ये आपको पूरा नजर आएगा, ये पूरा का पूरा एक वृक्काणु है। जैसे सांप होता है ना, वैसा जैसे सांप का मुंह होता है, वैसे वृक्काणुओं का भी एक सामने कप के आकार का, कप देखा है ना सबने, कटोरी, बाउल, उसके आकार का मुंह होता है। और इसमें जुड़ी होती है क्या, वृक्क की शिरा और वृक्क की धमनी, दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। धमनी से ब्लड अंदर जा रहा है, धमनी से क्या हो रहा है, खून यहाँ पे अंदर जा रहा है। अंदर जब वो जा रहा होता है, इसके अंदर सबसे पहले अतिरिक्त जो पानी होता है
क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे केशिकाओं का जाल है, रक्त केशिकाओं का जाल है। जब पानी यहाँ पर आता है, सॉरी, रक्त जब यहाँ पर आता है, उस टाइम पर रक्त में से जो अतिरिक्त पानी है और जो वर्ज्य पदार्थ है उसका अवशोषण यहाँ हो जाता है। ठीक है, जो बाकी का बचा हुआ रक्त है वो शिराओं द्वारा वापस हमारे हृदय में चला जाता है। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे जो है ना ज्यादा मात्रा में पानी का अवशोषण हो जाता है, ज्यादा मात्रा में पानी का अवशोषण, और वर्ज्य पदार्थ का अवशोषण तो होना ही चाहिए, लेकिन पानी का भी ज्यादा मात्रा में अवशोषण हो जाता है। उतना पानी हमें अपने शरीर से बाहर नहीं निकालना है। तो उसके लिए और उसके साथ साथ कुछ जरूरी तत्व जैसे कि अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और भी कुछ जरूरी तत्व होते हैं जो पानी में आ जाते हैं, मतलब हमारे मूत्र में आ जाते हैं, लेकिन उसको हमें बाहर नहीं निकालना होता है। ठीक है, तो क्या करें, अब वो तो आ गए हैं बाहर। जब छान रहे थे, जैसे हम कभी कभी कोई चीज छानते तो उसके साथ कुछ चीजें और भी नीचे आ जाती हैं, उसी तरीके से इसमें अतिरिक्त जल वो तो आ ही जाता है, साथ में जो है ना कुछ जरूरी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो भी उसमें आ जाते हैं। तो अब क्या करें, तो उसको जैसे हमारे साथ अगर ऐसा होता, हम कोई चीज छान रहे हैं और उसके साथ हमारे काम की चीज नीचे चली गई, तो हम उसको दोबारा से छानेंगे, कुछ करेंगे कि वो चीज हमें वापस मिल जाए। तो वैसे क्या होता है, जब यहां से जब मूत्र गुजर रहा होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जब यहां से, अब देखो यहाँ पे छन गया, ठीक है, जो रक्त है छना हुआ वो किसके द्वारा, शिराओं के द्वारा वापस हमारे हृदय में चला गया। अब जो मूत्र है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी है और कुछ काम की चीजें भी है, कुछ काम के पदार्थ है, अब वो क्या होगा पता है आपको, वृक्काणु के पूरे अंग से गुजरेगा। ये जितना अंग है ना वृक्काणुओं का, यहां से गुजरेगा, और जब ये गुजर रहा होता है तो इसके आसपास ये आपको दिखाई दे रहा है, ये केशिकाएं हैं, इनका जो जाल होता है ना, इसमें क्या होता है, जो काम की चीजें हैं और जो काम का पानी है, जितना हमें और चाहिए होगा, खून को गलती से ज्यादा आ गया पानी, तो खून में पानी क्या हो गया, कम हो गया। तो अब क्या करेगा, ये जो केशिकाएं हैं, ये जो जितना जरूरी है उतना पानी, ठीक है, मूत्र से, जो मूत्र यहाँ से ट्रैवल कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है वो, तो यहाँ से जाते जाते कहीं पे जो है एक्स्ट्रा का जो ग्लूकोज रहेगा वो आ जाएगा, कहीं पे एक्स्ट्रा का पानी आ जाएगा, कहीं से अमीनो अम्ल आ जाएगा, मतलब ये वापस कहाँ आ गए, खून में आ गए। वर्ज्य पदार्थ वापस नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ काम के पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और बाकी के पदार्थ। तो ऐसे जब ये पास हो रहा होता है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तब बहुत सारे काम की चीजें वापस से इन रक्त वाहिकाओं में अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार जो मूत्र है, वो मूत्र का जो अमाउंट होता है, ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब वो यहाँ तक आ जाता है लास्ट में, ये इसका जो आखिरी का भाग है वो कहाँ खुलता है, वो देखेंगे हम। इसका जो आखिरी का भाग है वो खुलता है यहाँ पर, जो वृक्काणु का आखिरी भाग होता है। वृक्काणु का शुरुआत का भाग भी यहीं से स्टार्ट होता है और आखिरी का भाग भी यहीं पे आके खत्म, मतलब ऐसे पूरा ये ऐसे होके और यहीं पे आ जाता है। ऐसे जितने लाखों की संख्या में जो वृक्काणु है, सबका ऐसे ही होता है, उनकी शुरुआत भी यहीं से होती है और वो आके भी यहीं पे रुकते हैं। तो अब क्या होता है, मतलब उनका जो शुरुआत है वो ये इनसे शिराओं से और धमनियों से भी जुड़ा हुआ रहता है, तो रक्त वहीं से एंटर करता है और फिर धीरे धीरे मूत्र बन के वो यहीं पे वापस आ जाता है। अब ये जो नली आप देख रहे हो, जिसको हम मूत्रवाहिनी बोलते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे जो मूत्र है वो कहाँ आ जाएगा, मूत्राशय। और जब मूत्राशय ये पूर्णतः भर जाएगा, फिलअप हो जाएगा, उसके बाद उसको हमें अपने शरीर से निष्कासित करना होता है। और हम निष्कासित किसके द्वारा करते हैं, मूत्र मार्ग द्वारा। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर लास्ट में एक पाइप जैसा आकार दिख रहा है, ये है मूत्र मार्ग। इसके द्वारा जो मूत्र होता है वो हमारे शरीर से क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, अर्थात निष्कासित कर देते हैं। तो इस भाग में चैप्टर नंबर 5 जो था हमारा साइंस का, ठीक है, इस भाग में हम लोगों ने हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो है वो कैसे बाहर निकालते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसमें हमने सीखा कि जो अपशिष्ट पदार्थ है
वो हम लोग मूत्र मार्ग से बाहर निकालते हैं, मूत्र द्वारा। जो अतिरिक्त पानी, अतिरिक्त जल जो अवशोषित हो जाता है हमारे शरीर में, जो हम पीते रहते हैं, और जो वर्ज्य पदार्थ जो उपापचयी प्रक्रियाओं द्वारा हमारे शरीर में जो अनेक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसके द्वारा जो वर्ज्य पदार्थों का निर्माण होता है, वो सब क्या होता है, रक्त में रहता है और वो पानी में घुला हुआ रहता है, क्योंकि वो घुलनशील होते हैं। और वो उसके बाद में हमारे वृक्क में आकर छानन विधि द्वारा, और उसके अंदर में छानन विधि का कार्य वृक्काणु करते हैं, उसके द्वारा जो है वो अतिरिक्त जल और वर्ज्य पदार्थ वो छन कर मूत्र मार्ग से बाहर निकल आते हैं। इस तरीके से हमारा जो रक्त है वो स्वच्छ होता रहता है, क्लीन होता रहता है। हमारे रक्त का स्वच्छ होना, क्लीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और कई बीमारियों को पैदा करते हैं। इसीलिए हमें जितना पानी चाहिए, 2 से 3 लीटर 24 घंटे में, इतना पानी हमें पीते रहना चाहिए, जिससे जो हमारे शरीर के वर्ज्य पदार्थ है, हानिकारक वर्ज्य पदार्थ, वो पानी में घुलकर हमारे शरीर से मूत्र द्वारा बाहर निकलते रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने 4 मुख्य प्रक्रम के बारे में पढ़ा। जैव प्रक्रम में जो आते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण और उत्सर्जन तंत्र। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, प्रकरण 5 है, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।